नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। कोविड प्रबंधन के लिए पीएम मोदी का देशवासियों को नया मंत्र, कहा जहां बीमार वहां उपचार। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोविड प्रबंधन के लिए एक नया मंत्र दिया, जहां बीमार वहां उपचार। मोदी ने कहा कि कोविड के इलाज के मरीजों को घर तक लाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ कम होगा। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को वाराणसी के डॉक्टरों और अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बातचीत के दौरान वाराणसी के डॉक्टरों और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के निरंतर और सक्रिय नेतृत्व के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जिससे स्वास्थ्य संरचना बढ़ाने और आवश्यक दवाओं, वेंटिलेटर तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपूर्ति सुनिश्चित करने से मदद मिली। कोविड को नियंत्रित करने के लिए पिछले एक महीने से किए गए प्रयासों, टीकाकरण की स्थिति तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। प्रधानमंत्री ने काशी के डॉक्टरों, नर्सों, टेक्नीशियनों, वार्ड बॉय, एम्बुलेंस चालकों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मचारियों के कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दी। बिहार में साल 1999 में हुए सेनारी नरसंहार मामले में पटना हाईकोर्ट ने 13 लोगों को किया बरी। जी हां, आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कुख्यात सेनारी नरसंहार मामले में 13 आरोपियों को बरी कर दिया है। साल 1999 की इस घटना में एक पूर्व माओवादी संगठन द्वारा बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित सेनारी गांव में 34 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। 18 मार्च 1999 को माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी के कार्यकर्ताओं ने एक विशेष उच्च जाति के 34 लोगों की हत्या कर दी थी। कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों को उनके घरों से बाहर निकालकर उन्हें एक मंदिर के पास खड़ा कराया और फिर धारदार हथियारों और गोलियों से उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी थी। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की उच्च न्यायालय की पीठ ने सबूतों के अभाव में 13 आरोपियों को बरी कर दिया, जो कि जहानाबाद जिले की निचली अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद सभी 13 आरोपी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। ब्लैक फंगस की दवा के लिए 5 और कंपनियों को दिए गए लाइसेंस, विदेश से भी आयात करेगी सरकार। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस से होने वाली बीमारी म्यूकोरमाइकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी के उत्पाद के लिए 5 और कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिया है। ये कंपनियां जुलाई से हर महीने इस दवा की 1,11,000 शीशियों का उत्पादन शुरू करेगी। गौरतलब है कि यह खतरनाक बीमारी मरीजों की नाक, मुंह और दिमाग पर असर डालती है। अगर सही समय पर दवा नहीं मिले तो मरीजों की मौत भी हो जाती है। ब्लैक फंगस से पीड़ित कई मरीजों की जान बचाने के लिए उनकी आंखों को निकालना पड़ा है। यूपी, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ब्लैक फंगस के तमाम मरीज मिले हैं। इसके बाद आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा कि फंगस रोधी दवा की घरेलू उपलब्धता के अलावा इस दवा के आयात के भी प्रयास किए जा रहे हैं। मई में एम्फोटेरिसिन बी की 3,63,000 शीशियों का आयात किया जाएगा। दिल्ली में 93 के पार पेट्रोल, 2 दिनों की शांति के बाद फिर बढ़े दाम। जी हां, आपको बता दें कि 2 दिनों की शांति के बाद शुक्रवार यानी 21 मई 2021 को फिर से रिटेल फ्यूल के दाम बढ़ गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 19 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल के दामों में 29 पैसे की बढ़ोतरी की है। देश में सभी मेट्रो शहरों में पेट्रोल अपने रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है। वहीं बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 93 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। आपको बताते कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड फ्यूचर प्राइस में आखिरी कारोबारी सत्र में गिरावट देखी गई, लेकिन इसके बावजूद तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। नहीं रहे चिपको आंदोलन को धार देने वाले पर्यावरण प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा, पूरा जीवन किया लोगों को जागरूक। जी हां, आपको बता दें कि देश के मशहूर पर्यावरण प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा अब हमारे बीच नहीं है। उनका एम्स में कोरोना का इलाज चल रहा था, लेकिन चिपको आंदोलन के जरिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से शुरू इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया था। उनके ही आह्वान पर उत्तराखंड में स्थानीय लोग पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उनके साथ चिपक कर खड़े हो गए थे। उन्होंने देश नहीं बल्कि इस धरती पर मौजूद समस्त वनों के संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित किया था। चिपको आंदोलन की बात करें तो इसकी गूंज भारत से निकलकर विदेशों में भी सुनाई पड़ी थी। इसके बाद आपको बता दें कि सुंदरलाल बहुगुणा को नदियों और वनों और प्रकृति से बेहद लगाव था।
लौट के भवानीपुर आएंगी ममता बनर्जी, नंदीग्राम में हार के बाद लड़ेंगे विधानसभा का उपचुनाव। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अब अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने की तैयारी में है। ममता बनर्जी का रास्ता साफ करने के लिए इस सीट से मौजूदा विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी ने तत्काल स्वीकार कर लिया है। विमान बनर्जी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि वह खुद इस्तीफा दे रहे हैं और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैं संतुष्ट हूं और उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अब उपचुनाव में ममता बनर्जी मुकाबले में उतरकर विधानसभा की राह तय कर सकती हैं। ममता बनर्जी पहले भी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नंदीग्राम से उतरने का फैसला किया था। नंदीग्राम में उन्हें अपने एक पुरानी सिपादार और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा था। नंदीग्राम से हार के बावजूद वह मुख्यमंत्री बनी हैं और ऐसे में उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। कोरोना काल में केंद्र सरकार को बड़ी राहत, आरबीआई देगा 99,122 करोड़ रुपए। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के अधिशेष हस्तांतरित करने का निर्णय आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में लिया गया। एक विज्ञप्ति के अनुसार आरबीआई बोर्ड ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और हाल के नीतिगत उपायों की समीक्षा की है। बयान के मुताबिक बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी, जबकि आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50% बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।